तो दोस्तों सीरिया में सरकार गिर गई है और वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद को देश छोड़कर रशिया भागना पड़ा है। लेकिन यहाँ बातचीत इतनी सी नहीं है। पिछले कुछ 10 दिनों में दुनिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज की सत्ता पलट दी गई है। और क्या ये सब हमारे लिए एक चेतावनी है, इंडिया के लिए एक चेतावनी हो सकती है। सीरिया जिसके बारे में हम इंडियंस सिर्फ टेररिज्म या फिर सिविल वॉर के नाम से ही जानते हैं, इंडिया के लिए काफी बड़ा अलर्ट हो सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से दुनिया में अलग अलग हेड ऑफ स्टेट बदलते जा रहे हैं, इंडिया को आने वाले कुछ महीनों तक संभलना काफी जरूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी जरूरी होने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सीरिया के सिविल वॉर के बारे में, कैसे ये चीज इंडिया को इंपैक्ट करेगी। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिक्स का बदलना हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों बन गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं फॉल ऑफ डमेस्कस से। दोस्तों डमेस्कस कहने को तो सीरिया की राजधानी यानी वहां की कैपिटल है या फिर थी, आप कह सकते हैं। और सीरिया की पॉलिटिक्स बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड है। सीरिया को कोई भी एक पावर कंट्रोल नहीं करती और इस छोटे से देश में पिछले कई सालों से कंट्रोल अलग अलग फैक्शंस में शेयर्ड है, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स इसको कंट्रोल करते हैं। 26 नवंबर तक सीरिया के 60% यानी 60% एरिया को बशर अल असद की सरकार कंट्रोल करती थी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कर्दिश लड़ाके कंट्रोल करते थे, उत्तर के कुछ इलाकों में टर्की का कंट्रोल था और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को रेबल्स कंट्रोल करते थे। और यहां देखकर हमें एक ही चीज समझ आती है कि सीरिया की पॉलिटिक्स अपने आप में किसी खिचड़ी से कम नहीं है। और ये खिचड़ी आने वाले 10 दिनों में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी ज्यादा मुश्किल बन गई है समझने को, क्योंकि जहां 27 नवंबर को टर्की के मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट के साथ एक टेररिस्ट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नाम का एक रेबल ग्रुप, कहने को तो टेररिज्म है पर वो कहने को अपने आप को रेबल कहते हैं, उन्होंने सीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स पर हमला बोल दिया। सीरिया के एलेपो नाम के एक शहर से हमला शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने M5 नाम के एक मोटरवे को कंट्रोल कर लिया, जो कि वहां का मेन हाईवे है। 30 नवंबर तक ये रेबल ग्रुप हामा नाम के एक शहर तक पहुंच गया और इन्होंने एक दिन के अंदर उस शहर को भी अपने काबू में ले लिया। 1 दिसंबर तक सीरिया के नॉर्थन पार्ट के 2 बहुत ही बड़े शहर उनके कंट्रोल में थे। और दोस्तों यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सीरिया की मिलिट्री इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गई और फिर इन्होंने आने वाले 8 से 9 दिनों में यानी 8 दिसंबर 2024 तक सीरिया की राजधानी डमेस्कस को भी कब्जे में ले लिया और वहां की सरकार गिर गई, जिस वजह से बशर अल असद को देश छोड़कर रशिया भागना पड़ा। और अब सीरिया का कंट्रोल पूरी तरह से HTS नाम के इस आतंकवादी ग्रुप के हाथ में चला गया है, जो कि आने वाले समय में क्या करने वाले हैं इसका किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद भी सीरिया के लोग बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद बहुत खुश हैं, वो वहां पे जश्न मना रहे हैं। लेकिन सोचने में अजीब नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो जश्न मना रहे हैं अपने ही हेड ऑफ स्टेट के भागने के बाद। दोस्तों दरअसल इसके बारे में जानने के लिए हमें बशर अल असद के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों बशर अल असद कहने को तो सीरिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, लेकिन 2000 से 2024 तक 24 सालों तक ये वहां के एक तरह से डिक्टेटर बन के बैठे हुए थे। वहां पे कोई भी इलेक्शन नहीं होते थे। और इनसे पहले 1971 से 2000 तक लगभग 30 सालों तक इनके पिता हाफिज अल असद वहां के तानाशाह थे। और इन 50 सालों में सीरिया में किसी भी तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। देश में बहुत से रेबल ग्रुप्स बन गए, बहुत से अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स बन गए। ISIS भी सीरिया में ही बना था और सीरिया ग्रोथ की घड़ी में धीरे धीरे पीछे ही जा रहा था। और इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी ने इस वक्त में सीरिया को एक नरक बना दिया था। सीरियन आर्मी बशर अल असद को एक भगवान की तरह मानती थी और उनके हर एक ऑर्डर का पालन करती थी। उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ तो उसे बहुत ही बुरी तरह कुचल दिया जाता था और बहुत ही ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों इसी तरह 2010 में अरब कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए एक मूवमेंट चला था। सभी अरब कंट्रीज के अलग अलग लोग जो थे वो सभी सो कॉल्ड प्रिंसेस और डिक्टेटर से हटकर एक डेमोक्रेसी वाली यानी लोकतंत्र की सरकार चाहते थे। इसी मूवमेंट ने ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, बहरीन, यमन और मोरक्को जैसे देशों का तख्ता पलट कर दिया। इस मूवमेंट का नाम था अरब स्प्रिंग और ये अपने आप में काफी बड़ा मूवमेंट था अपने टाइम पे। 2010 के टाइम पे ये दुनिया के सबसे बड़े पीस मूवमेंट में से एक था, जो ये चाह रहा था कि हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए, हमें अब प्रिंस या फिर कोई भी डिक्टेटर नहीं चाहिए। और यही मूवमेंट सीरिया में भी हुआ था, लेकिन जहां और सभी देशों ने इस मूवमेंट को काफी शांति से सुलझाया, काफी शांति से हैंडल किया, तो वहीं बशर अल असद ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए बहुत ही वायलेंट स्टेप्स उठाए, जिस वजह से 2010 में सीरिया में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। मास अरेस्ट, बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, बहुत बड़े ग्रुप्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, लोगों के ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाती थी और उनके ऊपर केमिकल वेपन्स भी छोड़ दिए जाते थे। ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई थी और प्रोटेस्टर्स को पकड़ के जिन जेलों में रखा जाता था वो कुछ ऐसे दिखते थे। इतने बुरे हालत में छोटे से सेल में 25 से 30 लोगों को भर दिया जाता था। और इन सभी को शांत रखने के लिए बशर अल असद ने अपनी एक
प्राइवेट टॉर्चर फोर्स भी बना रखी थी, जो इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए लोगों को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करती थी और बहुत बार मार भी देती थी और उनका कभी पता नहीं चलता था कि वो कहां चले गए। पावर और इकोनॉमी कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों के हाथ में थी और सीरिया के ज्यादातर शहर और गांव कुछ ऐसे दिखते हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बशर अल असद के इन जुल्मों के वजह से 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा था जब वो रेफ्यूजी बन गए थे। और यही कारण है कि बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद भी आज लोग इस तख्ता पलट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एसटीएस नाम का रेबल ग्रुप, जिसे आज दुनिया में ज्यादातर देश एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, इस ग्रुप के लिंक्स अलकायदा और आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से सीरिया को कंट्रोल कर रहा है। और इसी वजह से कुछ दिन पहले ही इजराइल ने सीरिया के सारे केमिकल और वेपन फैक्ट्रीज के साथ वहां की एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया ताकि उनके ऊपर टेररिस्ट ग्रुप उनकी सेना का इस्तेमाल करके ना हमला कर सके। और अभी सीरिया में किस तरह की सरकार बनेगी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और इस चीज से सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई देश होगा तो वो है रशिया। दरअसल दोस्तों, बशर अल असद की सरकार रशिया और ईरान जैसे देशों के सपोर्ट से बनी हुई थी और इन्हीं दोनों देशों के बल पर सीरिया में उनकी पावर मौजूद थी और सीरिया में सरकार गिरना एक तरह से रशिया की हार भी साबित हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक छोटा सा देश रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा रशिया वर्सेस यूएसए के एक बहुत ही अननोन एपिसोड तक। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका हमेशा से एक एंटी मुस्लिम देश रहा है और ये चीज मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। 2001 में उनके ऊपर हुए 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और वो पूरी तरह एंटी मुस्लिम बन गया, जिसमें जितने भी प्रो मुस्लिम कंट्रीज थे उनके खिलाफ हो गया था। और इसीलिए जब 2010 में पूरे अरब स्प्रिंग चल रहे थे, पूरे अरब कंट्रीज में मूवमेंट हो रहे थे, तो उसके बाद 2011 में यूएसए ने सीरिया के मुस्लिम रूलर्स को यानी कि मुस्लिम रूल को पूरी तरह खत्म करने का एक प्लान बनाया, जिसके लिए 2013 में खुद प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सीआईए के थ्रू सीरियन रेबल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स को वेपन्स, पैसा और ट्रेनिंग देनी शुरू करी, जिसे आखिरकार जाके 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद खत्म किया था। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी कि 2021 में जो बाइडेन जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे, ये पैसा और ये मदद देना दोबारा टेररिस्ट को शुरू हो गया था। और क्योंकि अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप फिर पावर में आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तब जाकर ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ है। क्योंकि अब जो 8 साल की उनको मदद मिली है उसका इस्तेमाल करके अब वो सीरियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो उन्होंने कर चुके हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि इस तख्ता पलट में सीआईए का भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो, जो हमें अभी तो नहीं पता है, पर आने वाले कुछ समय में हमें हो सकता है इनका रोल पता चले। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यूएसए है तो वहीं दूसरी तरफ रशिया भी सीरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है, क्योंकि रशिया के सीरिया में बहुत से इंपॉर्टेंट नेवल और एयर बेसेस हैं। लटाकिया नाम के एक शहर में रशिया का एक एयर बेस है, तो वहीं टाटस नाम के एक शहर में उनका एक नेवल बेस मौजूद है। और रशिया हमेशा यही मानता आया है कि अमेरिका उनकी और सीरिया की दोस्ती नहीं चाहता और इसी वजह से वो वहां के रेबल ग्रुप्स, वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करता आया है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका रेबल्स को ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया सीरियन आर्मी को वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि सीरिया अपने आप में रशिया और यूएसए को अपनी पावर शोकेस करने का एक छोटा सा बैटल ग्राउंड बन के रह गया है। एक तरफ यूएसए रेबल्स को पावर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया वहां की आर्मी को पावर दे रही है, जिसकी वजह से वहां सिर्फ जंग ही होती जा रही है, लड़ाई होती जा रही है, वहां पे शांति नहीं हो पा रही। और दोस्तों, अगर आपको इसका मेन कारण समझना है कि रशिया और यूएसए में क्यों इतनी दुश्मनी है, तो आपको आई बटन से जाके कोल्ड वॉर के बारे में जरूर जानना चाहिए। मैंने उसी में सब कुछ डिकोड कर रखा है कि रशिया और यूएसए में आज इतनी दुश्मनी क्यों बनी हुई है। और दोस्तों, अब बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद रशिया का अपने बेसेस से कंट्रोल भी चला जाएगा और इस चीज का फायदा इजराइल ले रहा है, जहां वो सीरिया के सभी एयर बेसेस को तबाह करता जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी हमला ना हो सके सीरिया की तरफ से। तो ये हमें बताता है कि सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट कोई ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी अलग अलग पार्टीज मौजूद हैं, जिनको बहुत से अलग अलग तरह के फायदे हो रहे हैं। एक और पार्टी मौजूद है इसमें टर्की, जो कि टर्की चाहता है कि उनके ऊपर भी कोई हमले ना हो, जो कर्डिश फाइटर्स हैं वो उनके पास ना आए। इसी वजह से उन्होंने एसटीएस को फंड किया है, एसटीएस को मदद की है, जिससे कि वो सीरिया का कंट्रोल लेके कर्डिश पार्टीज को हरा सके। कर्डिश पार्टीज हार जाएंगी तो उसके बाद उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तो यहाँ पे हर देश खुद के लिए सेल्फिश हो रखा है, कोई भी सीरिया के बारे में नहीं सोच रहा। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे दुनिया में बहुत से तख्ता पलट होने के बारे में बात करी थी, तो आइए उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे, जिस पार्टी की वहां पे सरकार थी, यानी जो पीएम उन्होंने बना रखे थे, उनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चला और वो हार गए हैं। और इसीलिए अब उनके सपोर्ट वाले पीएम को चेंज करना पड़ा है और अब फ्रैंकोइस बैरो नाम के एक नए पीएम बने हैं, फ्रेंच पीएम बने हैं, जो कि इमैनुअल मैक्रों को सपोर्ट नहीं करते और एक तरह से उनके पॉलिटिकल राइवल हैं। जिसके साथ ही कुछ दिनों पहले ही 3 से 4 दिन पहले जर्मनी के चांसलर, यानी चांसलर वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए हैं, जो कि 2021 से इस पोस्ट में मौजूद थे, जिस वजह से जर्मनी की सरकार भी आने वाले कुछ ही महीनों में चेंज होने वाली है। और साउथ कोरिया में भी कुछ दिन पहले ही वहां के राष्ट्रपति यून सुक यॉल ने मार्शल लॉ इंपोज करने की कोशिश की थी,
लेकिन अब उन्हें भी उनकी पोस्ट से निकाला जा रहा है। और पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो कि एक ही बात दिखाता है कि पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, जो कुछ बड़ा होने का संकेत कर रही है। और वो भी ये सब तब हो रहा है जब 4 नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यूएस इलेक्शन में जीत मिली है। और क्योंकि जो बाइडेन की सरकार जाने वाली है, तो हो सकता है जो बाइडेन की जो सरकार ने ये आने वाले 4 सालों में अलग अलग पार्टीज को, अलग अलग रेबल ग्रुप्स को पैसा दिया है, फंडिंग की है, अब वो अपना काम कर रहे हो, जिससे आने वाले 2 महीनों में ही जो जो उनको करना हो वो सारे के सारे तख्ता पलट कर चुके हों। लेकिन दोस्तों यहाँ आप सोचने वाली बात ये है कि हमसे 4000 किलोमीटर दूर मौजूद एक देश में जो रेजीम चेंज हो रही है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों दरअसल यहाँ हमें और सीरिया को एक चीज कॉमन बनाती है और वो है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1950s के बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बात साफ साफ करी कि हम ना यूएसए के फैक्शन में शामिल होंगे और ना ही हम रशिया के फैक्शन में शामिल होंगे। यानी कि ना हम एक्सप्लिसिटली यूएसए को सपोर्ट करेंगे ना ही रशिया को सपोर्ट करेंगे, हम अपना एक अलग नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। और यही आइडियोलॉजी सीरिया भी फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों जहां हम दोनों ही देश यूएसए और रशिया को सपोर्ट नहीं करते, पर हम दोनों में एक और चीज कॉमन है कि सीरिया और इंडिया दोनों के रिलेशंस रशिया से काफी ज्यादा अच्छे हैं। और जहां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में मौजूद ज्यादातर देश भारत को कश्मीर इशू पर अपोज करते हैं। दोस्तों ये ओआईसी का मतलब है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि G7 ग्रुप बना होता है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे जितने भी देश अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज मानते हैं वो इस ओआईसी नाम के ग्रुप में शामिल हैं। और दोस्तों इस ग्रुप में लगभग 50 कंट्रीज हैं, जिसमें से 50 कंट्रीज में से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमें कश्मीर इशू पे सपोर्ट करता हो, सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उसी में से एक है सीरिया, जो कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो ये कहता था कि कश्मीर भारत का अपना इंटरनल मैटर है और वो उसे खुद ही सॉल्व करेंगे, उसमें पाकिस्तान या फिर किसी बाहरी पावर का इंटरफेयर करना सेंस नहीं बनाता। और दोस्तों यही सोच के लगता है कि आप खुद ही सोचिए कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो इस बात को एक्सप्लिसिटली कह सकते हैं कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। और इस मामले में सीरिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई था, जहां भारत भी इसके बदले यूएन में जब भी सीरिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन या फिर कोई भी एब्सटेन लगाने की बात आती थी तो उसे अपोज करता था। और उसी के साथ सीरिया में किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या फिर किसी हमले के बाद वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी जाती थी, वहां के लोगों को मदद की जाती थी। सीरिया में भारत ने $250 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रखे थे। और उसी के साथ सीरिया के 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया में आके फॉरेन प्रोग्राम से पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। दोस्तों ये सब चीजें अपने आप में एक बात दिखाते हैं कि सीरिया भले बहुत बड़ा या फिर बहुत शांत देश ना हो, लेकिन इंडिया के साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छे और काफी स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ हमने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम अलाई कंट्री को खो दिया है, जो हमें एक चीज सिखाता है कि जहां अभी दुनिया में इतने चेंजेस होने का रीजन सिर्फ एक ही चीज है कि बड़े और पावरफुल देश किसी भी डेवलपिंग स्टेट को पावरफुल बनते हुए नहीं देखना चाहते। चाहे आप यूएसए की बात कर लो, चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे फ्रांस की, चाहे जर्मनी की, कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी भी इंडिया या फिर इंडोनेशिया जैसे देश को बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। और क्योंकि पिछले 10 सालों से इंडिया के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर दुनिया के सबसे पावरफुल और अथॉरिटेरियन रूलर्स में से एक मौजूद है, जो कि आज वर्ल्ड स्टेज में सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक है। तो ये बात भले ही इंडिया में अपोजिशन पार्टीज को पसंद ना आ रही हो, लेकिन अमेरिका और हमारे सो कॉल्ड एलाइड कंट्रीज को भारत का इतना तेज बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। और जैसे अभी सीरिया में सरकार गिराई गई है और हो सकता है वैसे ही आने वाले समय में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो जो बाइडेन के पावर में जाने से पहले वो उनके जो डोनाल्ड लू करके एक ऑफिशियल है जो कि अमेरिका के लिए साउथर्न एशिया के सारे मसलों को सुलझाते हैं, उनका इंडिया में एक विजिट होने वाली है जनवरी में। और दोस्तों ये विजिट इतनी जरूरी इसीलिए है क्योंकि अभी 2 साल पहले इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी जेल में बंद है, उन्होंने एक बयान में कहा था कि जो डोनाल्ड लू है ये दूसरे देशों में जाके सरकार गिराते हैं, इनको इसी चीज के लिए जाना जाता है। और दोस्तों क्योंकि यही चीज उन्होंने 2 साल पहले जब वो पाकिस्तान गए थे और बांग्लादेश गए थे, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे पिछले 2 सालों से क्या हो गया है। उसी के साथ श्रीलंका में भी 3 साल पहले उनकी विजिट थी और अब जनवरी में जो बाइडेन के पावर में जाने से कुछ दिन पहले ही वो इंडिया आने वाले हैं। तो ये पीरियड इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है उसमें ये ट्राई किया जाए कि इंडिया की गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश की जाए और इसी चीज को अवॉइड करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो दोस्तों आप जियोपॉलिटिक्स के नए एस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप सीरिया के बारे में इतनी सारी चीजें पहले जानते थे, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।